हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हो गई 27 अक्टूबर 2020 एंड यह महीना अब लगभग खत्म होने की ओर है। हम ऐसी की वीडियोस लगातार आपके लिए ला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के इस क्लास के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में लगातार काफ़ी समय से बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अब तक आप यह जान गए होंगे कि रामसर कन्वेंशन एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार परीक्षाओं में हम देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम रामसर कन्वेंशन को लेकर के ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वहीं हमारा दूसरा टॉपिक है सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों का सर्वेक्षण। एक हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 35 देशों को लिया गया था और उन 35 देशों के अंदर भारत ने 6वां स्थान प्राप्त किया है। तो उससे यह पता लगता है कि भारत के अंदर अगर हम सकारात्मक शिक्षकों की स्थिति देखें तो वो है बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी बताई गई है रिपोर्ट के अंदर। तो हम दूसरे टॉपिक में उसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करने वाले इसके अंदर आसन संरक्षण रिजर्व की। आसन संरक्षण रिजर्व क्या है? ये एक आर्द्र भूमि है, यह एक वेटलैंड है और यह वेटलैंड कहां पर है? यह उत्तराखंड के देहरादून में है आसन। अब यह चर्चा में क्यों बना हुआ है, सबसे पहले आपको मैं यह इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दरअसल रामसर कन्वेंशन तो हम लगातार पढ़ रहे हैं क्योंकि जो यह रामसर कन्वेंशन है इसकी शुरुआत तो सन 1971 में हो गई थी। 1971 में ईरान के शहर रामसर में इस कन्वेंशन को शुरू किया गया था, वहां इसको स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद लगातार इस क्षेत्रों में काम चल रहा है। तो जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के और उसके विकास के लिए लगातार काम हो सके और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा सके जिससे कि आर्द्र भूमियों को संरक्षण दिया जा सके। तो आर्द्र भूमि की मुख्य बात रामसर कन्वेंशन में की गई है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत ही आसन संरक्षण रिजर्व की बात अब हो रही है। हाल ही में पिछले हफ्ते क्या हुआ है कि आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया है और वहां इसके शामिल होने के बाद ही अब यह आसन संरक्षण रिजर्व अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि अपने आप में बन गई है। जो भी आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन में शामिल कर ली जाती है उसका महत्व अपने आप में ही अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही काम अब आसन संरक्षण रिजर्व के साथ में भी हो गया है क्योंकि आसन संरक्षण रिजर्व को अब रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया है, जहां अब इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है। यह काम क्यों हुआ है? यह काम इसलिए हुआ है क्योंकि जो यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है, रामसर कन्वेंशन में किसी भी आर्द्र भूमि को शामिल होना होता है तो ऐसी स्थिति में कन्वेंशन के अंदर 9 मानदंड तैयार किए गए हैं, यानी कि 9 स्केल्स हैं इसके अंदर। जो देश अब यहाँ पे क्या होता है कि इन स्केल्स को पार करना होता है। तो यहाँ पर यह पाया गया कि आसन संरक्षण रिजर्व जो है यह 5 मानदंड पूरी तरह से पूरे करता है इसके, यानी कि 5 मानदंडों पे खरा उतरता है तो ही ऐसी स्थिति में इसको शामिल किया है। क्योंकि अब यह इसके आधे से ज्यादा, आधे लगभग हो गए हैं, 5 आधे से ज्यादा है वैसे ये, ठीक है ना। तो 5 मानदंडों को इसने पूरा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में ही इसे अब रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया है और वहां अब यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बन गई है। तो अब इसके क्या होगा? अब इस स्थिति में जब इसका नाम शामिल हो गया है तो अब रामसर कन्वेंशन के तहत इस भूमि जो आर्द्र भूमि है हमारी आसन संरक्षण रिजर्व, अब इसके विकास के काम किए जाएंगे। अब यहाँ पर यह देखा जाएगा कि क्या क्या कमी है, कौन कौन से सुधार होने चाहिए और ऐसी क्या क्या यहाँ घटनाएं हो रही हैं या क्या प्रवृत्ति है इस जगह की जिसकी वजह से यहाँ पर आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंच रहा है। जो यहाँ के पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अब यहाँ काम होने शुरू हो जाएंगे। आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसा पहली बार भी है कि उत्तराखंड से कोई साइट रामसर कन्वेंशन में शामिल कर ली गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड से किसी आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया हो। तो ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और भारत के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि हम अगर सिटी वाइज देखें तो भी और अगर हम कंट्री से देखें तो भी ऐसी स्थिति में भी हमें पता लगता है कि यह अपने आप में हर जगह से इंपॉर्टेंट है। पहली साइट है ये उत्तराखंड से जिसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया है। तो आपसे यहाँ से काफी सारे प्रश्न बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। आपसे यह पूछ सकता है कि हाल ही में किस आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया है भारत की। आपसे यह पूछ सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी आर्द्र भूमि को शामिल किया है। आपसे यह पूछ सकता है कि ये जो हमारी आसन संरक्षण रिजर्व है यह उत्तराखंड की कौन सी ऐसी कितने नंबर की आर्द्र भूमि है जिसको अब किया है। आप ध्यान रखिएगा कि पहली है और पहली आर्द्र भूमि उत्तराखंड से यह ली गई है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो हमारा आसन संरक्षण रिजर्व है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में काफी सारे प्रश्न बन रहे हैं जो हम
पूरी तरह से कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो काफी सारे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे, जो हमने जान लिया। वहीं जब अब यहाँ पर आसन संरक्षण रिजर्व को शामिल कर लिया है इस कन्वेंशन के अंदर, तो उसके बाद अब भारत के जो स्थल है वो 38 हो गए हैं। यानी कि अब तक भारत के 38 स्थलों को, 38 आर्द्र भूमियों को रामसन कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि यह जो नंबर है 38, यह 38 नंबर साउथ एशिया में सर्वाधिक है। यानी कि साउथ एशिया में केवल भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके 38 स्थल इस कन्वेंशन में शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया के किसी भी देश के इतने स्थल इस कन्वेंशन में शामिल अब तक नहीं हुए हैं। यह भी बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। वहीं देखने वाली बात एक यह भी है कि आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून में कहां पर है, उत्तराखंड में कहां पर है, तो यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। और गढ़वाल क्षेत्र के पास यमुना नदी बहती है, तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 4.44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो यह इसके अलग अलग बात है जो हमें समझनी है, हमारे लिए जरूरी है। कहां पर है? उत्तराखंड के देहरादून के गढ़वाल क्षेत्र के पास है, जहां पर यमुना नदी बहती है। और यहाँ यमुना नदी बहती है, इसके तट पर ही यह जो यह हमारा आसन संरक्षण रिजर्व है, यह वहां पर स्थापित है। तो 4.44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। वहीं अगर हम रामसर कन्वेंशन की थोड़ी सी बात करें तो ऐसी स्थिति में हम यह पाते हैं कि 1971 में रामसर कन्वेंशन की स्थापना की गई थी। रामसर कन्वेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यह किसी व्यक्ति का नाम है, ईरान के एक शहर है, शहर का नाम है रामसर। तो ईरान के शहर रामसर में इस कन्वेंशन की शुरुआत हुई है, तो इस वजह से ही इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1982 में इस कन्वेंशन में पहली बार शामिल हुआ था। और वहीं एक चीज देखने वाली यह भी है कि हर साल 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। तो यह भी रामसर कन्वेंशन के तहत ही शुरुआत की गई थी इसकी। जब रामसर कन्वेंशन को 16 साल पूरे हो गए थे, यानी कि 1987 में, तब इसकी शुरुआत की गई थी। और तब से लेकर अब तक लगातार हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी एक अलग अलग थीम होती है और उन थीमों पे ही इसको लेकर के कार्य किए जाते हैं। तो यह इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। हमारे लिए बहुत सारी चीजें जरूरी थी। अगर हम इस पूरे टॉपिक को देखें तो यहाँ हम देख पाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक नया स्थल शामिल हुआ है, उसका नाम, उसका क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, किस शहर में है या किस राज्य के अंदर है, और नदी भी इसके आसपास बह रही है, तो नदियों को लेकर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थापित है रामसर कन्वेंशन। वहीं थोड़ी सी बात रामसर कन्वेंशन की हमने की है। तो ऐसी स्थिति में काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग बन रहे हैं, भारत का भी थोड़ा सा महत्व यहाँ बढ़ रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और मैं यह उम्मीद अब आपसे करता हूं कि आप अपनी एग्जामिनेशंस में इसको, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। चलिए अपना रुख अगले टॉपिक पर कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसको भी समझ लेते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, यह एक रिपोर्ट थी। इसके अंदर क्या किया गया था, यह बताया गया था कि सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षक किस देश के हैं। यानी कि एक स्केल तैयार किया गया, कुछ अलग अलग इन्होंने अपने स्केल तैयार किए और उसके बाद इन्होंने यह जो स्केल थे यह टीचर्स को लेकर के तैयार किए थे, शिक्षकों को लेकर के। तो इन्होंने क्या पता किया, इन्होंने यह पता किया कि 35 देशों के अंदर क्या कौन कौन से देश हैं जिसके अंदर सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने उन सभी देशों को रैंकिंग दी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को तो इस पूरे के पूरी रैंकिंग के अंदर 6th प्लेस प्राप्त हुआ है। अगर हम एक स्थिति देखें तो यह नंबर अपने आप में काफी अच्छा भी है, क्योंकि भारत टॉप 10 में शामिल हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात एक यह भी है कि दुनिया के केवल 35 देश ही इसमें शामिल किए गए हैं। तो दो स्थिति हैं, दोनों के अलग अलग पहलू हैं। एक इस पहलू हमें यह दिख रहा है कि भारत को यहाँ 6ठा स्थान मिला है, तो 6ठा स्थान मिला है, बहुत अच्छी बात है, भारत टॉप 10 में शामिल हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति देखने को यह भी मिल रही है कि मात्र 35 देशों के ऊपर यह सर्वेक्षण किया गया है, तो बहुत सारे देश तो अभी यहाँ छूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व है भी और कुछ इसमें त्रुटियां भी देखने को मिल रही है। चलिए थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। अब क्या हुआ है कि जब यह सर्वेक्षण पेश किया गया तो इस सर्वेक्षण को किस नाम से पेश किया गया, एक रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट का जो नाम है वह नाम है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर। यह रिपोर्ट का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आपको यह नहीं बताएगा कि यह क्या है, क्यों है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों का जो सर्वेक्षण था 2020 का, वो आया था और उसकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का टाइटल दिया गया था रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स। अब यह कौन जारी करता है, तो इसको यूनाइटेड किंगडम के वर्के फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि जो यह सर्वेक्षण होता है इसको जारी करने का दायित्व वर्के फाउंडेशन के ऊपर है और वर्के फाउंडेशन ने इस साल का यह रिपोर्ट जारी कर दिया है। अगर हम बात करें कि भारत से आगे कौन से 5 देश हैं, क्योंकि भारत को 6ठा स्थान मिला है, तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट के अंदर वह कौन से 5 देश हैं जहां पर शिक्षकों का जो सकारात्मकता का स्तर है वह भारत से ज्यादा अच्छा बताया गया। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि चीन को पहला स्थान मिला हुआ है इस कन्वेंशन, इस वाले जो सर्वेक्षण है उसके अंदर। तो चाइना का पहला स्थान है, चाइना के बाद सेकंड पे घाना, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ पे कनाडा एंड फिफ्थ पे है मलेशिया। तो इन 5 देशों के बाद भारत का स्थान आता है, भारत का स्थान 6ठा स्थान है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखने वाली बात एक यह भी है कि भारत को 6th प्लेस मिला है, तो भारत का 6th प्लेस भी हमें ध्यान रखना है। वहीं यहाँ हम यह भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि कौन से देश भारत से आगे हैं इस कन्वेंशन के अंदर। वहीं अगर हम देखते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर हमें एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपनी एजुकेशन सिस्टम पर भारत से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वह भारत से बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हम बात करें 24th प्लेस की, तो इस रिपोर्ट की 24th प्लेस पर इटली है। और अगर हम इटली का डाटा देखें तो हम पाते हैं कि इटली अपने एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन की फील्ड पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, भारत से ज्यादा पैसा खर्च करता है, पर फिर भी वह भारत से काफी पीछे है। तो यह इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ज्यादा थोड़ी सी जरूरी बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। वहीं एक चीज देखने को और मिली है कि इस साल का यह जो सर्वेक्षण है यह ग्लोबल टीचर्स स्टेटस इंडेक्स 2018 के आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है, यानी कि वर्के फाउंडेशन के द्वारा ही ग्लोबल टीचर्स स्टेटस इंडेक्स जारी करने के लिए सन 2018 में डाटा इकट्ठा किया गया था। और डाटा के अंदर 35 देशों को ही लिया गया था। तो 35 देशों के अंदर हर एक देश से इन्होंने 1000 प्रतिनिधि लिए थे और उन 1000 प्रतिनिधियों के आधार पर एनालिसिस करते हुए उन्होंने बहुत सारा डाटा तैयार किया था। तो इस साल की यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट भी उसी डाटा के आधार पर रिलीज की गई है। और यह भी तब किया गया है जब जल्दबाजी में इनसे ऐसा पूछा गया कि आप सकारात्मक शिक्षकों के बारे में बताइए, एक रिपोर्ट पेश करें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत सारी चीजों को, कुछ चीजों को, मानदंडों को ध्यान रखते हुए जल्दबाजी में यह रिपोर्ट तैयार करके रिलीज की है। ऐसा यह रिपोर्ट बताया जा रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, यह न्यूज के अंदर बताया गया है। तो इस तरह से इसको रिलीज कर दिया गया। वहीं एक देखने वाली बात यह भी है कि वर्के फाउंडेशन टीचर्स को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय है, उनकी भूमिका को सराहता है और उनके लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं वह ये काम करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, वर्के फाउंडेशन की तरफ से ही क्या हुआ था कि ग्लोबल टीचर प्राइज की अनाउंसमेंट की गई थी, यानी कि इन्होंने क्या करते हैं, यह हर साल ग्लोबल टीचर प्राइज देते हैं। ऐसी स्थिति में यह देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे कौन सा टीचर है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद इन्होंने ऐसा सोचा, इनको लगा कि जरूरी है कि शिक्षकों के जिस प्रकार के कार्य हैं उसको सराहा जाए और उनको सराहने के लिए कुछ काम किया जाए। तब इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल टीचर प्राइज की स्थापना की। स्थापना कब की? सन 2015 में इन्होंने इसकी स्थापना की। तब से हर साल यह प्राइज दिया जा रहा है। इस प्राइज के अंदर जिस व्यक्ति को चुना जाता है उस व्यक्ति को 1 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। बहुत ज्यादा राशि है यह अपने आप में। तो यह उस टीचर को दी जाती है। तो यह कुछ टीचर सर्वेक्षण से जुड़ी हुई बातें थी, टीचर सर्वे से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। तो सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षकों का सर्वेक्षण था जिसको हमने आज की क्लास में अच्छे से जान लिया है। भारत को उसमें 6th प्लेस मिला है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वह हमने डिस्कस कर ली है। बाकी इसके अलावा यदि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको लगता है कि हाँ डिस्कस करना जरूरी है या आपको जानना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें एंड चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए एंड बाकी अब ऐसी अपडेट्स के लिए बेल आइकन का प्रेस करना जरूरी है एंड इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।